शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। गांव में शंभू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। शंभू के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी शंकुला रहती थी। शंभू के पास एक बैल था जिसका नाम हीरा था। शंभू उस बैल से बहुत प्यार करता था। तो जल्दी जल्दी यह हरी हरी घास खा ले, उसके बाद हमें खेत पर भी जाना है। तू तो जानता है कि हमें कितना सारा काम करना है। इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। अच्छा शकुंतला, तुम जल्दी से मेरा खाना बांध दो, मैं हीरा को लेकर खेतों पर जा रहा हूँ। शकुंतला बोलती है, जी मैंने आपका खाना पहले ही बांध दिया है, अभी लेकर आती हूँ। यह लीजिए अपना खाना और समय निकाल कर खा लेना, और मुझे यह बीज भी दे दो जो मैं कल बाजार से खरीद कर लाया था। आज से ही मैं बीज रुपाई का काम शुरू कर दूँगा। ठीक है, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए बीज लाती हूँ। यह लीजिए आपके बीज। जी मैं कह रही थी, अगर आज खेतों पर काम ज़्यादा हो तो मैं भी आपके साथ चलूँ, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं शकुंतला, तुम घर पर रहकर माँ का ध्यान रखो, खेत की चिंता मत करो, वहाँ मैं संभाल लूँगा। शंभू हीरा के साथ खेतों पर निकल जाता है और खेतों में काम शुरू कर देता है। शंभू को खेतों का काम निपटा कर शाम हो जाती है। चलो, खेत का तो सारा काम निपट गया, अब घर चला जाए। कुछ समय बाद हमारे खेतों में भी हरी हरी फसल आ जाएगी। शकुंतला बोलती है, जी खेतों का सारा काम निपट गया ना? खेतों का सारा काम निपट गया, अब तो बस फसल आने की देरी है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और शंभू की फसल पककर तैयार हो जाती है। शकुंतला, मैं खेतों पर जा रहा हूँ फसलों की कटाई के लिए। शकुंतला बोलती है, हाँ ठीक है, जाइए, मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है शकुंतला, मैं चलता हूँ। शंभू खेतों पर पहुंचकर फसलों की कटाई का काम शुरू कर देता है। दोपहर के समय घर का सारा काम खत्म करने के बाद शकुंतला भी खेतों पर पहुंच जाती है। जी आपने तो पूरा आधे खेत की कटाई अकेले ही कर डाली। शंभू बोलता है, हाँ शकुंतला, वह मौसम का कुछ पता नहीं ना कि अब बरसात हो जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके सारी फसल की कटाई हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं भी कटाई का काम शुरू कर देती हूँ, दोनों मिलकर कटाई करेंगे तो जल्दी सारी फसल कट जाएगी। ऐसे दोनों मिलकर फसलों की कटाई कर फिर से शुरू कर देते हैं और रात को दोनों सारा काम निपटाने के बाद घर आ जाते हैं। अच्छा, आप हाथ मुँह धो लीजिए, तब तक मैं जल्दी से घर में कुछ पका लेती हूँ। बहू, तू खाने की चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने पहले से ही खाना पका दिया है। शंभू हाथ मुँह धो ले और बहू तू भी रसोई के सारे खाना परोस ला। ऐसे सारा परिवार मिलकर एक साथ खा लेता है। शकुंतला, मैं सारी फसलों को बाजार में बेचने जा रहा हूँ, तो घर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। शकुंतला बोलती, हाँ ठीक है, पर वह सीधी सड़क वाले रास्ते पर मत जाना, क्योंकि शकुंतला तुम उस सीधी सड़क से जाने को मना करती हो। आखिर वहीं से तो बाजार का रास्ता जल्दी आ जाता है। वह हरिया चाचा थे ना, उनकी कल मृत्यु हो गई है और उनके घर वहीं रास्ते में पड़ता है, इसीलिए उनके घर के सामने से जाना अब शगुन हो सकता है, इसीलिए आप कच्ची सड़क वाले रास्ते से ही बाजार जाना। अरे शकुंतला, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब शगुन कुछ नहीं होता है, मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना, कच्ची सड़क वाले रास्ते से ही बाजार जाना, बस मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है शकुंतला, मैं कच्ची वाले रास्ते से ही चला जाऊंगा। शंभू अपनी बैलगाड़ी लेकर कच्ची सड़क वाले रास्ते की ओर निकल पड़ता है।
वो पानी पीने के लिए नदी की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ सुनसान रास्ते पर रमेश नाम का एक चोर आता है। वह देखता है कि बैलगाड़ी के आसपास कोई नहीं है और वह नदी के किनारे एक व्यक्ति पानी पी रहा है। वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर शंभू की बैलगाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। जब शंभू वापस आता है तो अपनी बैलगाड़ी को वहाँ पर न देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। उसने आसपास हर जगह देखा पर उसे अपनी बैलगाड़ी कहीं नहीं मिली। शंभू को इस बात का आभास हो जाता है कि उसकी बैलगाड़ी चोरी हो गई है। थक हार कर शंभू निराश मन से घर वापस आ जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और बैलगाड़ी कहाँ है? फसल इतनी जल्दी बिक गया? क्या ज़रूर आप पक्की सड़क वाले रास्ते से ही गए होंगे। मैंने आपको मना किया था ना कि आप उस रास्ते से मत जाना। शकुंतला, तुम्हारी कच्ची सड़क के रास्ते के चक्कर में हमारी बैलगाड़ी चोरी हो गई। पता नहीं कौन हमारी बैलगाड़ी चुरा कर ले गया। भगवान, यह क्या हो गया? हम सेठ धनीराम का ब्याज कैसे भरेंगे? हमारी इतनी महीनों की मेहनत सब बेकार हो गई। चोर चुरा ले गया। तभी वहाँ पर सेठ धनीराम आ जाता है। शंभू, इस महीने का ब्याज जल्दी से दे दे, आज मुझे बहुत काम है। ला, थोड़ा जल्दी कर दे। मालिक, अभी कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपको आपके पैसे दे दूँगा। अभी फसल नहीं बिकी है। देख शंभू, यह सब मुझे कुछ नहीं पता। तेरी फसल बिके या ना बिके, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 हफ्ता बाद फिर आऊँगा। उस समय मुझे मेरे ब्याज की रकम चाहिए, वरना तेरा घर और साथ ही तेरा बैल दोनों ही मेरे हो जाएंगे। धनीराम की बात सुनकर शंभू और शकुंतला दोनों परेशान हो जाते हैं। शंभू सेठ धनीराम की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उस समय तो सेठ वहाँ से चला जाता है। उस समय तो दोनों ने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन शंभू को भी यह बात अच्छे से मालूम थी कि हफ्ते तो क्या, महीने में ब्याज की रकम भरने के पास उसके पास कोई साधन नहीं है। और उधर चोर बैलगाड़ी को लेकर अपने घर पहुंचता है। हे राम, आप यह किसकी फसल अब चुरा कर ले आए हो? अरे चंपा, कभी तो ढंग से बोल लिया करो। चोरी करना भी बहुत मेहनत का काम है। अगर पकड़े गए तो बहुत पिटाई पड़ती है और फिर जो दर्द उठता है 1 महीना, उसे पहले आराम नहीं मिलता। ऐसा काम करते ही क्यों हो? मेहनत करो और या चोरी करना बंद कर दो, क्योंकि अपने साथ साथ हमें भी पाप का भागी बना रहे हो। देख लीजिए, मैं एक बात बता देती हूँ, हमें आपकी चोरी का माल नहीं खाना है। अगर आप मेहनत करके कुछ खिला सकते हो तो ठीक है, हमें खिलाना, वरना यह चोरी के मालिश हमें। तुम भी अपना पेट भरो और हम मेरे बच्चों को भूखा ही रहने दो, मगर तुम्हारी चोरी के माल से अपना पेट नहीं भरेंगे। चंपा, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? यह बच्चे केवल तुम्हारे थोड़े ना हैं, मेरे भी बच्चे हैं। और तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को तो खाने दो। चंपा गुस्सा होकर घर में चली जाती है। भगवान जाने इस आदमी का क्या होगा। कितनी बार कहा है मेहनत कर लो, मगर इनके कान में तो जो तक नहीं रेंगती। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। अचानक रमेश के बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। क्या देखो ना, हमारे लाल को क्या हुआ है? कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। गोद में वेद जी को बुलाकर दिखा भी दिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान, क्या हो गया मेरे लाल को? यह सब आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। न जाने किस गरीब की बैलगाड़ी चुरा कर लाए हो। ज़रूर उस गरीब की हाय लगी है हमें, तभी हमारे लाल की आज ऐसी हालत हुई है। एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, अगर मेरे लाल को कुछ हुआ ना तो मैं भी गंगा मैया में डूबकर अपनी जान दे दूँगी। चंपा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूँगा। अरे शंभू, अब ला जल्दी ब्याज की रकम। पूरा हफ्ता निकल गया पर तुम मेरा ब्याज देने नहीं आया। चल अब जल्दी से निकाल ब्याज की रकम। मालिक, ऐसा न करिए, मैं बहुत मजबूर हूँ मालिक। अब तेरी कौन सी मजबूरी आ गई शंभू? अपने साथ हुई
सारी घटना सेठ राम को बता देता है। तो तेरी फसल चोरी हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे अपने ब्याज के पैसे वापस चाहिए, और अगर नहीं दे सकता है तो अभी इस घर से निकल जा। अब से यह घर मेरा हुआ। जब तक मेरे पैसे वापस नहीं करेगा इस घर में कदम मत रखिए। सेठ धनीराम शंभू के परिवार को घर से बाहर कर देता है। तभी वहाँ पर रमेश बैलगाड़ी के साथ पहुँच जाता है। रुकिए सेठ जी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बैलगाड़ी चुराई थी। जब से मैंने तुम्हारी बैलगाड़ी चुराई है तब से मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। भगवान ने ही मुझे अपने कर्मों की सज़ा दे दी है। लो, यह तुम्हारी बैलगाड़ी और यह तुम्हारे फसलों के पैसे जो मैंने बाज़ार में बेच दिए थे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और शंभू सेठ जी को उनका ब्याज दे देता है, और वहाँ से धनीराम भी अपना ब्याज लेकर चुपचाप चला जाता है। आखिरकार एक बार फिर किसी गरीब का घर उजड़ने से बच गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।